वेलकम स्टूडेंट्स। अब नई वीडियो है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इसमें 3 जनरल रूल होते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह के सवाल मेंस, एडवांस और नीट में बहुत आते हैं। वो क्या करता है कि कुछ इक्वेशन दे देता है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है और फिर एक नई रिएक्शन देता है जो उन पहले दी गई रिएक्शन को आपस में जोड़कर, घटाकर या मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से मिलती है। तो इसके लिए हमें दी गई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ता है। तो मैं इसके लिए पहले तो जो किताबी रूल है वो बताऊंगा, फिर इसे शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा। उसे फॉलो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। जैसे मेरे पास पहला रूल ये है कि ए से बी में गया तो K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बी से सी में गया तो K2, सी से डी में गया तो K3, और पूछा है ए से डी बनाना है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो आसान है, अगर दी गई तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ए से डी मिल जाएगा। यानी कि तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करने पर, जोड़ने पर, रिएक्शन को जोड़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाते हैं, उनका एडिशन नहीं होता। ये आप सब जानते भी होंगे, पेपर करीब है, इतना तो सबको पता ही होगा, नीट और मेंस होने वाले हैं। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। K डैश इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3। रिएक्शन ऐड हुई है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा 2 4 8 3 24। तो आंसर आ जाएगा 24। सेकंड रूल, अगर ए से बी बन रहा है, उसका कांस्टेंट K1 है, तो बी से ए का क्या होगा। अगर रिएक्शन रिवर्स कर देंगे तो नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली इक्वेशन वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में किसी कोफिशिएंट n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कोफिशिएंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। इसका मानो n की मल्टीप्लाई करने के बाद k डैश बना तो k डैश क्या हो जाएगा, k की पावर n। पुरानी इक्वेशन का k था तो नई का क्या हो जाएगा, k की पावर n। जिस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाता है। डिवाइड करने के लिए कोई रूल नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। n से डिवाइड करने का मतलब है 1/n से मल्टीप्लाई करना। तो जैसा तीसरे में बताया, k डैश क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में 1/n की मल्टीप्लाई करी है तो k की पावर 1/n, ये आ जाएंगे। तो ये तो वो रूल है जो किताबों में दिए गए हैं, इनकी हेल्प से सवाल करना मुश्किल होता है। पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्स और नीट में 2 बार पूछा गया सवाल करके आपको ट्रिक से दिखाता हूँ। थोड़ा आप भी पहले पॉज करके ट्राई करना। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। ये एम्स 2005 में आया था। K1 K2 K3 दी गई रिएक्शन के लिए गिवन है और K इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लिए निकालना है। पीएमटी में जब 2 बार ये सवाल आया तो इक्वेशन दी नहीं गई थी, बल्कि क्या बोला था, कैलकुलेट द K इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इनफैक्ट एक वेल नोन रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड बनाने में ये रिएक्शन सबसे पहले स्टेप में यही बनाई जाती है। तो वहीं से हो सकता है पीएमटी नीट ने इनऑर्गेनिक की भी बच्चों की नॉलेज का जायजा लिया हो कि कितनी नॉलेज है इनऑर्गेनिक की, और ऐसी लैंग्वेज बनाकर दे दी हो। अगर ऐसी लैंग्वेज में ये सवाल आएगा तो ये रिएक्शन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। आई होप ये आपको पता होगा। नाइट्रिक एसिड बनाने के ओस्टवाल्ड प्रोसेस में ये है। ठीक, अब एक तरीका तो है किताबी तरीका इस सवाल को करने का, वही इन्हें जोड़ो, घटाओ, गुना, भाग, ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, पता नहीं क्या क्या, सोचने में भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ट्रिक है, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से जरा सुनो।
मेरा जो 2NH3 है, जो दी गई इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट साइड में है, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट साइड में है। इसका मतलब इक्वेशन 2 को रिवर्स किया गया होगा, तभी तो मेरा दी गई इक्वेशन का अमोनिया जो प्रोडक्ट में है वो रिएक्टेंट में आया होगा। क्यों बेटे? तो सेकंड इक्वेशन को रिवर्स किया होगा, तो इसलिए इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1/K2। ध्यान रहे मैं वो सब्सटेंस लूंगा जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो इन तीनों दी गई इक्वेशन में कहीं भी अमोनिया रिपीट नहीं हुआ है। क्लियर? अब देखो बेटे, ये 2NO K1 वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में है, और रिएक्टेंट वाली, और जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी ये प्रोडक्ट साइड में है। तो इसका मतलब मुझे पहली इक्वेशन के साथ कुछ नहीं करना, K1 लिख देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में दी गई इक्वेशन में भी है और प्रोडक्ट साइड में मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी है। कोफिशिएंट भी सेम है, तो मुझे कोई पावर वगैरह का भी चक्कर नहीं चलाना, ठीक है। लेकिन H2O कहीं रिपीट नहीं हुआ तो H2O देखूंगा। H2O मेरा दी गई इक्वेशन में भी प्रोडक्ट साइड में है और रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी प्रोडक्ट साइड में है, तो K3 का रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। K3 ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या हुआ है? 3 का मल्टीप्लीकेशन, और दी गई इक्वेशन में क्या है? 1। तो इसका मतलब दी गई इक्वेशन की हेल्प से जब मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाऊंगा तो दी गई इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं उसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जिस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में जाता है, तो ये K3 का क्यूब हो जाएगा। बस यही इस दी गई इक्वेशन का क्या है? रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? आंसर इज 1/K1 नहीं 1/K2। एक सेकंड प्लीज। यस, तो क्या आंसर आ गया बच्चों? 1/K2 इंटू K1 इंटू K3 का क्यूब। आई होप ये ट्रिक आपको बेटर लगी होगी और आपकी समझ में आया भी होगा। पॉज करके एक बार फिर इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, और तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उसे बिना देखे करना है। इस दिए गए क्वेश्चन को कीजिए। आपको वीडियो पॉज करना है और खुद मेरी दी गई ट्रिक से करना है, तो करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो HCOF4 रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में नहीं सोचना। H2O कोई कुछ काम का नहीं होता, ये तो अपने आप बैलेंस हो जाता है। HCF6 ये भी रिपीट हो रहा है, तो मैं एक तो 2HF पर अपनी निगाहें रखता हूं। मेरे रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2HF है, लेकिन दी गई इक्वेशन में 2HF प्रोडक्ट साइड में है, रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2HF रिएक्टेंट साइड में है। तो इसका मतलब दी गई इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 1/K1। यहां भी कोफिशिएंट 2, यहां भी कोफिशिएंट 2, कोई पावर रेज नहीं होगी। अच्छा, दूसरा क्या? HCO3F2 रिपीट नहीं हुआ है, तो HCO3F2 मेरा प्रोडक्ट साइड में है और दी गई इक्वेशन में भी प्रोडक्ट साइड में है। कोफिशिएंट भी सेम है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? सिंपली K2 लिख दूंगा। तो आंसर क्या होगा? बस K2/K1। क्या आंसर हो जाएगा? K2/K1। बस ये आंसर होगा। आई होप आप सबने मेरी ट्रिक से ये क्वेश्चन सही किया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए।
जो ऑप्शन है उनमें सभी को गैसेस मान लीजिए। तो ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है ये बताना है। तो आ जाओ कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng होता है, जहां डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ऐसा होता है। दोनों ओर का लॉग बेस एरिया, तो ln Kp इक्वल्स टू ln Kc प्लस डेल्टा Ng ln RT। ठीक, इधर ले गए तो ln Kp माइनस ln Kc माइनस डेल्टा Ng RT इक्वल्स टू 0। दी गई इक्वेशन से कंपेयर करो, यहां तक सब सेम चल रहा है, डेल्टा Ng में डिफरेंस है, तो दी गई इक्वेशन से कंपेयर करने पर माइनस डेल्टा Ng कितना आएगा, 2। दी गई इक्वेशन में 2, तो डेल्टा Ng कितना आएगा, -2। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली सवाल ये था कि किस रिएक्शन का डेल्टा Ng -2 है, क्योंकि वो समझता है कि नीट वालों को लॉग से डर लगता है, लेकिन आप डरना मत। ठीक, तो देखो किसका -2 है, इसका -2 है। तो देखो डी आंसर आ जाएगा, डी फॉर डेली। एक आया हुआ क्वेश्चन ध्यान से बस सुन लो, समझ में आ जाएगा। A reversible chemical reaction having a two reactants in equilibrium. Number 1, if the concentration of the reactants are double, reactants की concentration डबल कर दी गई, तो ये पूछ रहा है कि reactant की concentration बदलने पर equilibrium constant पे क्या इफेक्ट होगा। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब है नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ओनली। ये केवल टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, वरना कांस्टेंट रहता है। ध्यान रहे, बी केयरफुल, रेट कांस्टेंट Kf और Kb, फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो कैटलिस्ट के डालने पर बढ़ जाएगा, वो बदलता है, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैटलिस्ट से डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी सेटअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, माना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट n टाइम किया, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी n टाइम करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो K इक्विलिब्रियम है वो तो Kf और Kb का रेशियो है, तो n से n कैंसिल हो गया, हमारा कांस्टेंट अब भी कितना रहेगा, Kf अपॉन Kb, यानी उतना ही जितना पहले था। तो इसलिए कैटलिस्ट का K इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट। इनर्ट गैस मिलाने पर रिएक्शन की साइड चेंज करने से, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, इन चीजों से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है। ठीक है, तो आई होप इस, हाँ ऐसा जरूर होता है कि रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो भी उसी पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करना चाहती है। रिएक्शन शिफ्ट जरूर होती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वरना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।